So hello students, my name is डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक मेडिसिन, जिसमें हमने फोरेंसिक मेडिसिन की कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी और मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एटिक्वेट्स की बात की थी। जो भी ऑफेंसेस होते हैं, लाइक कोई बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंड ऑफेंस, नॉन कंपाउंड ऑफेंस, इन सब की हमने बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं फोरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी यूनिट की, है ना। और इस यूनिट में अपन पहला चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज ब्लंट ट्रोमा इंजरीज। ध्यान ही रखना है ना। तो ब्लंट ट्रोमा इंजरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, है ना। तो मैकेनिकल इंजरीज जो होती है इसको मतलब तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना। ब्लंट फोर्स से हुई है मैकेनिकल इंजरी की, शार्प फोर्स से हुई है, या फिर जो है एक स्टेप या पंक्चर वाउंड है उसमें ना। ब्लंट फोर्स का सीधा सा मतलब है कि कोई भी भारी हथियार आपके ऊपर टच हुआ है ना, तो कोई भारी हथियार से इंजरी हुई है, वो है ब्लंट फोर्स, है ना। नुकीला नुकीला भी हो सकता है वो, लेकिन भारी है वो ना, भारी हथियार से हुई है तो वो ब्लंट फोर्स है ना। अगर नुकीला है साथ में तो वो शार्प फोर्स हो जाएगा, शार्प फोर्स से इंजरी। और स्टेप वाउंड मतलब कोई अंदर चला गया आपके, पंक्चर हो गया इस तरीके से, कोई चाकू किसी ने घोंप दिया हो या किसी ने स्क्रू ड्राइवर लगा दिया हो, तो वो स्टेप वाउंड इंजरी होती है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, शार्प फोर्स ट्रॉमा और स्टेप या पंक्चर वाउंड, है ना। तो ध्यान रखना है जो ब्लंट फोर्स इंजरी होती है इसमें हम चार चीज़ें पढ़ेंगे: एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, है ना। आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा एसीएल लिगामेंट का फ्रैक्चर, है ना, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फ्रैक्चर, तो उसी से आप याद रख सकते हो। ए से एब्रेजन, सी से कंफ्यूजन, एल से लेसरेशन, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, है ना। स्क्रैप, ब्रूज, टीयर से सब इनके नाम होते हैं, हम देखेंगे आगे ये। फिर शार्प फोर्स ट्रॉमा में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे: इंसिजन और चॉप वाउंड, है ना। इंसाइज्ड वाउंड और चॉप वाउंड। इंसाइज्ड वाउंड का मतलब कोई कट लग गया ना, लेकिन कट जिस चीज़ से लगा है वो कोई शार्प वेपन था लेकिन हैवी नहीं था ना, लाइट शार्प वेपन था, है ना। जैसे कि कोई चाकू हो गया, उसमें कट लगा दिया तो वो हल्का भी होता है, शार्प भी होता है ना। लेकिन चॉप वाउंड में क्या होता है कि शार्प तो है ही है लेकिन साथ में हैवी भी है, लाइक एक्स जो कुल्हाड़ी होती है वो हैवी भी होती है और शार्प भी होती है। तो हैवी शार्प से लग गया तो वो चॉप वाउंड है। तो ये जो डिटेल है इनकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे शार्प ट्रॉमा इंजरी में। अभी हम सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं इनकी। फिर स्टेप या पंक्चर वाउंड की बात करेंगे तो इसमें दो इंजरीज अपन पढ़ेंगे: पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग, है ना। तो पेनिट्रेटिंग जो अंदर घुसी है लेकिन बाहर नहीं निकला, मतलब कोई भी चाकू है या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर है, वो अंदर तो गया है बाहर नहीं निकला लेकिन आर पार हो गया, परफोरेटिंग वाउंड, इनकी भी बात करेंगे, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लंट ट्रोमा इंजरीज की। तो इसमें चार अपने को पढ़ने हैं, मतलब तीन पढ़ेंगे अभी: एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर इंजरीज अपन रीजनल इंजरी वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, एब्रेजन की, है ना। तो सबसे पहले एब्रेजन की बात करने से पहले कुछ बातें आती हैं यहाँ पे, ध्यान रखना है। जो स्किन होती है, स्किन में दो लेयर्स होती हैं अपने पास में, एक तो होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस, है ना। तो स्किन में दो लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है आपकी डर्मिस। जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की, उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, लेकिन एपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, इसमें ये लिखा गया है एपिडर्मिस इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो एपिडर्मिस है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। और एब्रेजन जो होता है ना वो एपिडर्मिस में ही लगता है ना। एब्रेजन का सीधा सा मतलब होता है एक खरोच लगी है अपने, एक छोटे सा निशान बन गया है ना, कोई कट नहीं लगाया, कोई ब्लीडिंग नहीं आई है, उसमें कट लग जाएगा वो तो इंसाइज्ड वाउंड हो जाएगा, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे ना। तो एब्रेजन का सीधा सा मतलब है कोई खरोच लग गई ना, वो पेन की नोक से भी लग सकती है, कोई कांटे से लग सकती है, कोई पिन से लग सकती है, तो एक खरोच लग गई ना। तो उसमें ध्यान रखना है सिर्फ एपिडर्मिस लेयर ही इन्वॉल्व होती है, डर्मिस लेयर इन्वॉल्व नहीं होती है एब्रेजन में, इसलिए ब्लीडिंग तो देखने को मिलती ही नहीं है। और आप ये देखोगे, अभी अपन पढ़ेंगे कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या होता है कि जैसे यहाँ चोट लगी तो निशान यहाँ बनेगा ना, मतलब और कहीं निशान बन सकता है, यहाँ चोट लगी तो निशान यहाँ बनेगा, वो अपन कंट्यूजन या ब्रूज में देखेंगे अभी, है ना। लेकिन एब्रेजन में ऐसा नहीं होता। अभी ऑब्वियस सी बात है, जहाँ खरोच लगेगी वहीं तो खरोच दिखेगी आपको। तो सीधी सी बात है, जो वेपन की कॉन्टैक्ट साइट होती है वहीं पर आपको इंप्रेशन देखने को मिलता है, निशान देखने को मिलता है। यानी कि मेडिको लीगली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा वाउंड है अपने यहाँ पर, वाउंड कह दो या कौन सा जो है इंजरी है यहाँ पे, तो एब्रेजन ध्यान रखना है ना। तो एब्रेजन जो होता है मेडिको लीगली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इसका क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहीं पे आपको वाउंड या इंजरी देखने को मिलेगी ना। तो इसमें ये लिख रखा है कि एपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स डिवॉइड होती है, नहीं पाई जाती। एब्रेजन एपिडर्मिस पे ही होता है, केवल डर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। और एब्रेजन में मेडिको लीगली सबसे ज़्यादा वैल्यूड होता है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे देखने को मिलता है ना। फिर यहाँ पे दो चीज़ें बता रखी है इन्होंने
पोस्टमार्टम एब्रेजन में वाइटल रिएक्शंस नहीं पाई जाती है ना। अरे भाई आपको पता ही होगा वाइटल रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो जिंदा इन सभी अपन बोलते हैं जब पोस्टिंग जाते हैं तो वाइटल का मतलब ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर, SpO2 ये सब होता है वाइटल्स में। तो सीधी सी बात है वो इंसान जिंदा होगा तभी तो लिया जाएगा। तो वाइटल्स रिएक्शन तो कोई जीवित इंसान की तो होती है, जो मर गया उसके काय की वाइटल रिएक्शन है ना। तो पोस्टमार्टम एब्रेजन मतलब मरने के बाद कहीं पर खरोच वगैरह लग गई हो, उसमें वाइटल रिएक्शन नहीं आएगी ना। वाइटल रिएक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, यहाँ पर रेडनेस, WBC इन्फिल्ट्रेशन ये सब एब्सेंट होगा ना। भाई जब कोई कट लग गया मान लो तो उसके अंदर ब्लीडिंग हुई है ना, जैसा कि मैंने बोला इसमें डर्विस इन्वॉल्व नहीं होता तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन मान लो और पहले से कुछ दिक्कत थी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो रेडनेस देखने को मिल सकती थी, लेकिन वो भी इसमें नहीं मिलेगी पोस्टमार्टम एब्रेजन में। भाई पोस्टमार्टम एब्रेजन है, पेशेंट के अंदर ब्लड ही नहीं है, जो भी मरा है इंसान उसके अंदर ब्लड ही नहीं है, तो रिएक्शन कहाँ से आएगी ना। तो ध्यान रखना है रेडनेस, WBC इन्फिल्ट्रेशन ये सब जो भी वाइटल रिएक्शन है वो पोस्टमार्टम एब्रेजन में एब्सेंट होगी। ध्यान रखना है कभी भी आ जाए पोस्टमार्टम में वाइटल रिएक्शन, किसी भी तरीके की वाइटल रिएक्शन वो एब्सेंट होती है पोस्टमार्टम में, ध्यान भी रखना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शनिंग ए पोस्टमार्टम एब्रेजन रिवर्स ड्राई येलोइश ट्रांसल्यूशन टिश्यू, ये वैसे अभी अपन डिटेल देखेंगे पोस्टमार्टम एब्रेजन वर्सेस एंटीमार्टम एब्रेजन, उसमें भी आएगी ये लाइन की एंटीमार्टम एब्रेजन में वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट होती है, एंटीमार्टम एब्रेजन में रेडनेस, WBC इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये सब नहीं मिलेगा। तो पोस्टमार्टम एब्रेजन में येलोइश और पार्चमेंट लाइक कंडीशन, ट्रांसल्यूशन कंडीशन देखने को मिलेगी टिश्यू की, ध्यान ही रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, बैटरी एक दिक्कत है, ठीक है ना। तो मन बात हमने क्या बात की, इस प्रकार से वीडियो लैग हो रही है क्या, एक मिनट, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की पोस्टमार्टम एब्रेजन की, अब हम बात कर रहे हैं एब्रेजन टाइप्स की, है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एब्रेजन टाइप्स बाय मैकेनिकल फोर्सेस की। तो ध्यान ही रखना है इस प्रकार से एब्रेजन जो होता है, एब्रेजन का मतलब हमने बता ही दिया कि एब्रेजन में क्या होगा, कोई खरोच लग जाएगी, कोई निशान आ जाएगा स्किन के ऊपर, और ये वहीं आएगा जहाँ पर वेपन आपका लगा है, जैसे कोई कांटे से आई है, किसी पिन से आई है, तो जहाँ पर वो कांटा या पिन लगेगा वहीं पर निशान आएगा। तो मेडिकल लीगली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसी वाउंड का होता है, इसी इंजरी का होता है ना। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। एक बात हम और भी करने वाले हैं वैसे आगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं। ध्यान रखना है एब्रेजन में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है ना, तो एब्रेजन में कभी भी स्कार नहीं बनेगा ना। स्कार का सीधा सा मतलब है वाउंड की हीलिंग होने के बाद बनने वाला निशान, है ना। जैसे कि अपना हाथ कहीं से जल गया तो जब वो ठीक हो जाएगा जला हुआ घाव, तो भी यहाँ पे कुछ काला काला रह जाएगा, नहीं स्कार बन जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। लेकिन एब्रेजन में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है तो इसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं होता। स्कार फॉर्मेशन तभी होता है जब डर्मिस इन्वॉल्व हो, जब जब डर्मिस इन्वॉल्व होगी तब तब स्कार फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से। कहीं पर भी स्कार आपको दिख रहा है मतलब समझ जाना कि इसमें डर्मिस इन्वॉल्व है ना। एब्रेजन में डर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती तो उसमें स्कार नहीं बनता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कॉर्नियल एब्रेजन है। ये लाइन शायद आगे लिखी भी होगी, नहीं लिखी होगी तो हम देख लेंगे एक बार। तो ध्यान रखना इस प्रकार से कॉर्नियल एब्रेजन जो होता है ना उसमें स्कार फॉर्मेशन होता है, इसका एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। जो कॉर्नियल एब्रेजन होता है ना उसमें क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉर्नियल एब्रेजन एक ग्रेवियस इंजरी होती है वो ना, तो उसमें ओपेसिटी आ जाती है। ओपेसिटी का मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सके ना, तो उसकी वजह से उसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। डायरेक्टली अपने को याद रखना है कि एब्रेजन में स्कार फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि डर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती है ना, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है ओनली, है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कॉर्नियल एब्रेजन जो कि एक ग्रेवियस इंजरी होती है जिसमें स्कार फॉर्मेशन होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है उसमें। कॉर्निया में कोई एब्रेजन होगा तो ऑब्वियसली बात है लॉस ऑफ विजन तो होगा ही, ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एब्रेजन के टाइप्स की मैकेनिकल फोर्सेस के द्वारा। तो ध्यान रखना है एब्रेजन दो टाइप का होता है बेस्ड ऑन फोर्स, किस तरीके के फोर्स से एब्रेजन हुआ है ना। एक तो फोर्स ये है कि डायरेक्टली टच करके निकल गया ना, और एक ये है जो परपेंडिकुलर एंटर किया है वो ना। तो ध्यान रखना है टच करके निकल गया उसे कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन हो गया, रगड़ हो गई, ध्यान रखना है ना। तो जो एपिथेलियम है उस पर
पे स्क्रैप हो जाएगा, स्क्रैपिंग ऑफ एपिथेलियम, है ना। जबकि अगर आपका परपेंडिकुलर फोर्स है जो अंदर घुसा है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट लगाएगा, क्रश कर देगा, एपिथेलियम को दबा देगा, है ना। तो ध्यान रखना है इसमें ब्लंट फोर्स होना चाहिए। हमने अभी बोला कि एब्रेजन एक ब्लंट फोर्स इंजरी का टाइप है, ये कोई शार्प फोर्स इंजरी नहीं होती, मतलब कट नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ पर क्रश कर देगा, जोर से भारी वस्तु टकराएगी, इससे ध्यान रखना। जैसे कोई हथौड़ा हैमर टकरा गया तो क्रश हो जाएगी चीज़ें, एपिथेलियम, यहाँ पे कट नहीं होगा, कट लगते वो तो इंसाइज्ड वाउंड हो गया, वो तो शार्प ट्रॉमा इंजरी का केस हो गया, है ना। तो ध्यान रखना। उससे पहले हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स की, जिसमें स्क्रैपिंग ऑफ एपिथेलियम हो जाती है, छू करके निकल गया। तो इसमें दो तरीके के एब्रेजन आते हैं, स्क्रैच एब्रेजन और ग्रेज एब्रेजन, है ना। स्क्रैच एब्रेजन में क्या होगा, ध्यान रखना, इस प्रकार से नॉर्मल स्क्रैच आ गया ना, नॉर्मल क्या आ गया, एक स्क्रैच आ जाता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से वो लीनियर ट्रेल कोज्ड बाय शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक कोई पिन है, कोई थ्रोन है, काटा, कोई नुकीला पेन हो सकता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ना फिंगर नेल्स, नाखून से भी हो जाता है, कई बार स्क्रैच आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो वो स्क्रैच एब्रेजन है। तो हम फिर बात करेंगे ग्रेज एब्रेजन की। तो ग्रेज एब्रेजन में क्या होता है, स्किन और किसी रफ सरफेस का आपस में फ्रिक्शन हो गया ना, जैसे किसी चीज़ से रगड़ लग गई अपने को, कोई स्किन जो है अपनी, वो किसी रफ सरफेस से उसमें फ्रिक्शन हो गया, रगड़ हो गई, तो उससे ग्रेज एब्रेजन हो जाएगा, जिसमें मल्टीपल स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं ओवर ए वाइड एरिया। अपन कहीं गिर गए, कहीं पर कोई खुरदरी जगह थी उस पर अपने को रगड़ लग गई, तो मल्टीपल स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे एक वाइड एरिया में। तो वाइड एरिया फ्रिक्शन होगा, हाईली करेक्टरिस्टिक ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अभी हमने बोला ना, मान लो कहीं गिर गए वगैरह, तो उन सब में आपको देखने को मिलेगा ग्रेज एब्रेजन। ध्यान रखना है ग्रेज एब्रेजन के कई नाम होते हैं ना, फ्रिक्शन बर्न भी इसको कहा जाता है, इसके अलावा ब्रश बर्न, स्लाइडिंग एब्रेजन, ग्रेवल रैसेस, ये सब आपके जो भी अगर किसी कोचिंग मटेरियल का आप नोट्स यूज करते हो तो उन सब में लिखे हुए हैं सारे नाम, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ग्रेज एब्रेजन के कई नाम होते हैं, फ्रिक्शन बर्न, ग्रेवल रैसेस, और इसके अलावा स्लाइडिंग बर्न, स्लाइडिंग एब्रेजन, ब्रश बर्न, तो ये सारे नाम होते हैं। सीधी सी बात है, कहीं स्किन की रफ सरफेस से रगड़ हो गई तो ग्रेज एब्रेजन होगा उसमें। अब हम दूसरा फोर्स देख रहे हैं, परपेंडिकुलर या डायरेक्ट इम्पैक्ट, है ना। ये तो क्या था, सिर्फ रगड़ने वाला था टेंजेंशियल, तो परपेंडिकुलर वो क्रश करेगा, इसके अंदर घुसेगा इस प्रकार से, है ना। तो क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम हो जाएगी। तो इसमें तीन तरीके के एब्रेजन टाइप पढ़ेंगे अपन, प्रेशर एब्रेजन, इम्पैक्ट या इम्प्रिंट एब्रेजन, और एक आएगा पैटर्न्ड एब्रेजन, है ना। प्रेशर एब्रेजन में क्या होता है कि फोर्स तो छोटा है लेकिन लग रहा है वो लंबे समय के लिए, है ना। जैसे कि मान लो आपने हाथ में कुछ रस्सी बांध रखी है, जैसे वो बांधते हैं ना, तो वो अगर थोड़े समय के लिए आपने बांधी तो आपके हाथ में कोई निशान नहीं पड़ेगा ना, लेकिन अगर वो लंबे समय के लिए आप बांध रहे हो तो वो हाथ पे एक निशान छोड़ देगी, है ना। तो उस रस्सी का कोई खास फोर्स नहीं है, थोड़ा सा फोर्स है उसका, लेकिन उसको लंबे समय तक जब हमने बांधा तो उसने एक निशान छोड़ दिया ना। इसी तरीके से अगर फोर्स ज़्यादा है कम समय के लिए, मान लो आपके ऊपर से टायर चला गया, आपके हाथ के ऊपर से या पैर के ऊपर से, तो फोर्स उसका ज़्यादा है लेकिन एकदम मिली सेकेंड्स के लिए तो चढ़ा है वो आपके ऊपर, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो जो फोर्स कम हो लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा हो, तो जो एब्रेजन बनेगा, जो निशान बनेगा, वो है प्रेशर एब्रेजन है। और इम्प्रिंट या इम्पैक्ट एब्रेजन का मतलब क्या है कि फोर्स ज़्यादा है लेकिन कम समय के लिए लगा वो, तो वो है इम्पैक्ट या इम्प्रिंट एब्रेजन है। और फिर एक आता है पैटर्न एब्रेजन है। पैटर्न एब्रेजन में आपका प्रेशर एब्रेजन भी आ सकता है, इम्पैक्ट या इम्प्रिंट एब्रेजन भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना है उसमें पैटर्न ऑफ वेपन दिखना चाहिए, मतलब किस वेपन से ये एब्रेजन बना है, ये रस्सी से बना है कि टायर से बना है, वो उसमें पता चलना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ वेपन एब्रेजन कहते हैं इसको, ध्यान रखना है पैटर्न एब्रेजन को ना। तो सीधी सी बात है, जो स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ वेपन है, जिस वेपन की मतलब हथियार की जो स्ट्राइकिंग सरफेस है जिसने यहाँ पे एब्रेजन बनाया है, निशान बनाया है, उसका पैटर्न अगर अपने को पता चल रहा है जिससे हम वेपन का आइडिया लगा सके कि हाँ ये हो सकता है, तो वो आ जाएगा पैटर्न एब्रेजन में, है ना। तो तीन तरीके के हो गए, परपेंडिकुलर फोर्स के बेसिस पर प्रेशर, जिसमें क्या होगा कम समय के लिए छोटा, मतलब लंबे समय के लिए छोटा फोर्स लगेगा, जैसे कि अपन एग्जाम्पल इसका जैसे दिया, जो हाथ में बांधते हैं लड़के लोग धागा, उससे भी निशान बन जाता है। तो इसके अलावा इम्प्रिंट एब्रेजन में क्या होता है, फोर्स ज़्यादा है लेकिन कम समय के लिए, उससे कोई टायर चला गया ऊपर से तो उसका निशान बन जाएगा। और पैटर्न एब्रेजन में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो भी वेपन है उसकी स्ट्राइकिंग सरफेस का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो वो है पैटर्न एब्रेजन। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया टायर ट्रेड ट्रैक्स, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज एजिंग ऑफ एब्रेजन दे रखा है इन्होंने।
है ना। तो क्रोनोलॉजिकल एजिंग ऑफ एब्रेजन की बात करेंगे ना, सीधी सी बात है, जो निशान आपके ऊपर बना है वो बना तो रहेगा नहीं, वो तो हीलिंग तो होगी उसकी, है ना। तो वो कितने समय में हीलिंग होती है ना, ध्यान रखना जो भी एब्रेजन का निशान होता है उसकी हीलिंग होती है स्कैब फॉर्मेशन से, है ना। स्कैब का मतलब होता है कोई पपड़ी यहाँ पे बनेगी पहले, मतलब पपड़ी टाइप बनेगा, उससे हीलिंग होगी इसकी, है ना। तो ध्यान रखना हीलिंग का जो टाइम होता है लगभग 1 वीक में एब्रेजन ठीक हो जाता है लगभग, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। और हीलिंग किससे होती है, स्कैब फॉर्मेशन से, हील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ स्कैब। तो ध्यान रखना है एजिंग बेस्ड ऑन कलर ऑन स्कैब, है ना। जो कलर होता है स्कैब का उसके बेस्ड पर हम एजिंग करेंगे। एजिंग का मतलब कितना पुराना है ये एब्रेजन, मतलब जो निशान स्किन के ऊपर दिख रहा है वो कितने समय पहले लगा था ना। तो ध्यान रखना है अगर केवल रेड कलर देखने को मिल रहा है उसमें ना, तो एकदम फ्रेश है, मतलब अभी अभी लगा है ना। फिर इसके बाद में स्कैब के कलर के बेस पर है ये सरफेस पे अपीयरेंस कैसी आएगी, स्कैब का कलर सरफेस अपीयरेंस कैसी होगी उसकी। तो ध्यान रखना अगर रेडिश स्कैब है तो 12 घंटे से ज़्यादा हो गए इसको, अगर रहा है मतलब नॉर्मल है तो 12 घंटे से कम कम हुए हैं। रेडिश स्कैब है तो 12 घंटे से ज़्यादा हो गए। रेडिश ब्राउन स्कैब है तो 2 से 3 दिन हो गए। डार्क ब्राउन या ब्लैकिश स्कैब है तो 4 से 5 दिन है। और स्कैब डिटैचमेंट है, ड्राइंग है, तो आपका 6 से 7 दिन हो गए यहाँ पे, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो मतलब ब्लैक स्कैब एकदम हो गया है तो 6 से 7 दिन हो गए इसमें ना। तो ये स्कैब के कलर के बेस पर हम टाइम लगा सकते हैं कि कितने दिन हुए होंगे ये एब्रेजन को लगे हुए, ध्यान रखना है ना। फिर अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, जिसकी जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एब्रेजन, है ना। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एब्रेजन की बात करेंगे। इन्होंने नहीं दिया क्या इन्होंने, तो नहीं दिया, ध्यान रखना इस प्रकार से। क्या, तो तो अब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, एंटीमोर्टम वर्सेस पोस्टमार्टम एब्रेजन की, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम एब्रेजन की बात करेंगे इस प्रकार से, ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटीमोर्टम वर्सेस पोस्टमार्टम एब्रेजन की, है ना। भाई हमने बोला कि हमारे हाथ पर कोई रगड़ लग गई, कोई खरोच लग गई, तो जरूरी थोड़ा ना है वो मरने से पहले लगी हो ना। कोई अगर मृत इंसान है तो हो सकता है उसके मरने के बाद वो एब्रेजन लगा हो, तो पोस्टमार्टम एब्रेजन भी तो हो सकता है वो। तो इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे हम, है ना। सबसे पहले डिफरेंस तो साइट का ही होता है, लोकेशन का। भाई कोई जीवित इंसान है तो उसके तो पूरी बॉडी में कहीं पर भी तो लग सकता है एब्रेजन, कहीं पर भी खरोच लग सकती है। तो एनी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, एनी वेयर ऑफ द बॉडी, कहीं भी लग सकती है वो खरोच, है ना। जबकि पोस्टमार्टम एब्रेजन में है तो वहीं पर लगेगी जहाँ से लोगों ने उसको मिलकर के उठाया होगा, उसको कहीं पर ले जाया गया होगा। तो सीधी सी बात है जो प्रीडोमिनेंट बोनी प्रोमिनेंस हैं बॉडी के, जहाँ से मतलब लोगों ने उठाया होगा, जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, हाथ पैर पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एब्रेजन लगने के, है ना। तो ओवर बोनी प्रोमिनेंस पे ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर यहाँ पे आता है एपीरियंस, यानी कि कलर कैसा होगा उसका ना, तो ध्यान रखना है इसमें रेडिश ब्राउन कलर आता है जनरली, क्योंकि वाइटल रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं। हमने बोला था जीवित इंसान है तो वाइटल रिएक्शंस प्रेजेंट होगी उसमें, तो रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा जो है WBC इन्फिल्ट्रेशन प्रेजेंट हो सकता है। जबकि अगर पोस्टमार्टम एब्रेजन है तो कोई वाइटल रिएक्शन नहीं होगी। भाई सीधी सी बात है, इंसान अगर मर ही गया तो उसमें क्या है कि वाइटल रिएक्शन होगी, है ना। तो उसमें कलर कैसा आएगा, या तो येलोइश या फिर ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस आएगी, पार्चमेंट लाइक अपीयरेंस आती है यहाँ पे। फिर वाइटल रिएक्शन हमने बताई थी, एंटीमोर्टम में प्रेजेंट होगी, पोस्टमार्टम में कंप्लीटली एब्सेंट है। और फिर आती है यहाँ पे हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी में ध्यान रखना है कंजेशन एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन, ये WBC की इन्फिल्ट्रेशन है ये। WBC पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होती है ना, बहुत सारी मतलब साइज होती है इसमें, अलग अलग WBC के टाइप्स में। और नो साइन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, कोई सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होता इसमें। तो ये है एंटीमोर्टम वर्सेस पोस्टमार्टम एब्रेजन है। एक यहाँ पे टॉपिक और आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि जरूरी थोड़ा ना है कि जो आपके ऊपर निशान बना हुआ है वो एब्रेजन का ही हो, वो और किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो ध्यान रखना एब्रेजन के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं जिनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देख सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे एंट बाइट मार्क्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी चींटी ने काटा उसके निशान बन गए हो। इसके अलावा स्किन एक्सकोरिएशन है, इसके अलावा डेक्यूबाइटिस, अल्सर, पोस्टमार्टम एब्रेजन है। तो सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकती है किसकी, अपन बात करें तो आपके एब्रेजन की। मतलब एब्रेजन के अलावा और क्या क्या हो सकता है, कोई निशान आपको दिख रहा है तो ना। अब हम बात करेंगे कंटूजन